अब ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसीज़ इंडियंस के लिए बनाई थी उसका इम्पैक्ट क्या रहा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था सारा, जो फिनिश गुड्स थे वो इंडिया में आ रहे थे और हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनको काफ़ी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके अलावा अंग्रेज़ों के आने के बाद में जो हमारे इंडियन रूलर्स थे, नोबल्स थे, इन्होंने काफ़ी सारे राइट्स इन लोगों को दे दिए। इसकी वजह से भी हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी लॉस हुआ। उसके अलावा जो ब्रिटिश एम्पायर था, दस पेट्रोनेज वॉज लार्जली रिड्यूस्ड एंड इन मेनी केसेस इवन एब्सेंट बट फॉलोइंग द इंटीग्रेशन ऑफ मेनी इंडियन किंगडम्स। काफ़ी सारे इंडियन किंगडम्स भी ब्रिटिश एम्पायर के साथ में मिक्स हो गए। उसकी वजह से हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ों ने उनकी जगह ले ली। उसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव देखेंगे ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का, तो वो ये था कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो इनकी इंडस्ट्रीज़ को चला जाएगा, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के पास रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी। फिर ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन जो सामान थे उसके ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस लगा दिए, उसकी वजह से भी हम इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे चले गए। फिर हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आई। एक टाइम था जब काफ़ी सारे एरियाज़ में फेमाइन वगैरह आ रहे थे, उसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ जो थी डिक्लाइन हो गई। अब इंडिया काफ़ी गरीबी वाली कंडीशन पर चला गया था, हमारे क्राफ्ट्समैन काफ़ी पुअर हो चुके थे और मजबूरी में उन लोगों को इनके प्लांटेशंस पे, इनकी इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करना पड़ा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब फेमाइन कमीशन बना 1818 और 1901 में, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव किया गया। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड के ऊपर ही इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ बनाया गया 1905 में। फिर स्वदेशी मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट अप मिला। फिर ब्रिटिशर्स हेल्प्ड एस्टेब्लिश सम मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अंग्रेज़ों ने भी कुछ इंडस्ट्रीज़ को सेट करने में हेल्प करी, लेकिन ये सारी इंडस्ट्रीज़ वो थी जो इनके फ़ायदे की थी, वो नहीं जो हमारे फ़ायदे की थी। जैसे बंगाल कोल कंपनी बनाई 1843 में, ताकि इनको कोयला वगैरह इनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए मिल सके या उससे जो प्रोडक्ट है वो इनको आगे प्रॉफिट दे सके। देयर वर मोर देन 100 कोल माइंस बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जिसमें लाखों लोग काम किया करते थे। फिर प्लांटेशन इंडस्ट्री, इसको भी काफ़ी बढ़ावा मिला, जो कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर फेवरेट ड्रिंक थी, तो टी गार्डन्स को प्रमोट करा आसाम, बंगाल, साउथ इंडिया की तरफ। उसके अलावा जो कॉफ़ी, सिंकोना, रबर प्रोडक्शन, इस पे भी ध्यान दिया। जूट इंडस्ट्री को डेवलप करा 19th सेंचुरी में। जूट बेसिकली कोलकाता की तरफ ज़्यादा डेवलप है, कोलकाता इसका हब कहलाता है। उसके अलावा शुगर इंडस्ट्री डेवलप करी। फिर द हिस्ट्री ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन बिहार इन 1911। लेकिन आयरन स्टील इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इससे इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। तो 1911 में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री झारखंड, जो कि अभी झारखंड वाला एरिया पहले बिहार में था, वहाँ पे स्टार्ट की इंडियन एंटरप्रेन्योर के द्वारा। फिर इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेरियन फीचर्स देखते हैं हम इसके। अब यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही थी, जैसे अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडियन इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रहा था जैसा कि इंग्लैंड में हो रहा था, और ग्रोथ भी अगर हो रहा था तो उन्हीं इंडस्ट्रीज़ का जो कि अंग्रेज़ों के फ़ायदे की। फिर नेग्लिजेंट ग्रोथ ऑफ बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो हमें ज़्यादा फ़ायदे की, तो उस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करी जो कि जहाँ से इनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल सकता है, सस्ते में काम करने वाले जो लेबर है वो मिल सकते हैं, उन पे इन्होंने ध्यान दिया। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी भेदभाव करे जो इनके प्रॉफिट की नहीं थी, और इसीलिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ से हमें काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। फिर लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज़ अच्छी खासी नहीं थी, इसलिए हमारा कैपिटल बढ़ नहीं पा रहा था। फिर डिफ़िकल्टीज़ इन ऑब्टेनिंग लोन्स एंड लाइसेंस, हमारी इंडस्ट्रीज़ को लोन और लाइसेंस मिलने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। उन्हीं को लोन और लाइसेंस मिलता था जो कि अंग्रेज़ों के फ़ायदे वाली इंडस्ट्रीज़ थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी वो फेस कर रही थी। उसके बाद अगर हम देखें मास स्केल माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स टू सिटीज़, काफ़ी सारे किसान जो थे वो गांव से निकल के शहर की तरफ आ गए थे ड्यू टू फ्रीक्वेंट फेमाइंस, क्योंकि बार बार फेमाइंस आ रहे थे। एक्सेस लैंड रेवेन्यू अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए जा रहे थे और फोर्स लेबर भी इनसे करवाई जाती थी, इनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्टार्ट हुई शहरों की तरफ, जैसे ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनको दिखती थी तो ये हज़ारों की तादाद में गांव से निकल के शहर की तरफ आ जाते थे इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे तो लास्ट सेंचुरी जो थी 19th सेंचुरी का जो लास्ट था उसमें द ब्रिटिश स्टार्टेड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, जैसे
रोड, रेलवे नेटवर्क, कैनाल वगैरह बनाई ताकि इनका सामान इजीली, जो रॉ मटेरियल है, गुड्स है, वो अलग अलग जगह पहुंच सके। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी गॉट द ग्रैंड ट्रंक रोड रिकंस्ट्रक्टेड एंड इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853। जो जीटी रोड है हमारा, उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया लॉर्ड डलहौजी ने, और पहली रेलवे ट्रैक जो रेलवे लाइन जो स्टार्ट हुई थी हमारी वो 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में। उसके अलावा पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बनाया गया। फिर हाफ आने का स्टैम्प वगैरह बनाया फॉर लेटर्स टू बी कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर, ताकि कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें थी जो अंग्रेज़ों के बेनिफिट के लिए थी, तो उन्होंने पहले उन्हीं पे ध्यान दिया। इंडियन के बेनिफिट वाली चीज़ें काफ़ी कम थी इसमें।